नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके डायरीज़ पर। जैसा आपको पता है, हमने जो है टेट को टारगेट करते हुए एक सीरीज़ शुरू करी है, जिसमें हमने एम रखा हुआ है कि इस बार जो है मैक्सिमम लोगों का टेट जो है क्वालिफाई हो जाए। तो उसी सीरीज़ में जो है उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हमने कल जो है साइकोलॉजी सेक्शन जो शुरू किया था, जिसके 10 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए थे, बाकी के 20 क्वेश्चन बचते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर हमने लगाया हुआ है, आपको पता है साइकोलॉजी के एक सेक्शन में 30 क्वेश्चंस आते हैं, तो हम उसको आज कंप्लीट करेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं, ये सिर्फ जेवीटी टेट या टीजीटी टेट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि जो आपके मेडिकल नॉन मेडिकल के टेट होते हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से जनरली जो है वो रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ और उनको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कल डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। विच स्कूल वाज फाउंडेड बाय फ्रायड? फ्रायड ने कौन से संप्रदाय या स्कूल की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषण या मनोविश्लेषणवाद स्कूल की जो है संप्रदाय की जो है इन्होंने स्थापना की थी। इसके बाद इस क्वेश्चन से और कौन कौन से क्वेश्चन निकल के आते हैं वो आप ध्यान से सुनिएगा, कॉपी पेन लीजिएगा, जैसे मैंने आपको कल भी बोला था, और नोट डाउन करते चलिएगा। इस स्कूल का मेन रोल था, मेन फंक्शन था कि किसी पर्सन की पर्सनैलिटी के बारे में पता लगाना। यहाँ पर जो है फ्राइड ने ये बताया था कि ह्यूमन माइंड जो है वो 3 एलिमेंट्स का बना होता है। यहीं पे इन्होंने इस थ्योरी इनका प्रतिपादन किया था कि जो हमारा माइंड है वो 3 एलिमेंट्स का बना होता है। कौन कौन से 3 एलिमेंट इन्होंने बताए थे? ईड, ईगो और सुपर ईगो। ईड, ईगो, सुपर ईगो। इन्होंने ये जो स्कूल है इसकी जो स्थापना की थी, इस संप्रदाय की जो स्थापना की थी, ये इन्होंने 1896 में इस संप्रदाय की स्थापना की थी। जैसा मैंने आपको कल भी बताया था, फ्राइड जो थे इनका पूरा नाम सिगमंड फ्राइड था और ये ऑस्ट्रियन साइकोलॉजिस्ट थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, उसको किस और नाम से जाना जाता है? उसको क्या और कहते हैं? मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि इसको बोला जाता है। इसको मास्टर ग्लैंड क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो है ये बहुत सारे एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स आपके होते हैं, बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के फंक्शंस को ये कंट्रोल करता है। और इसकी लोकेशन जो है, कई बार ये भी पूछा जाता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कहाँ पे लोकेटेड होती है, हमारी कहाँ पे स्थित होती है? जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन के बेस में, ब्रेन के बिल्कुल बेस में जो है वो ये लोकेटेड होती है। और इसका साइज़ जो है एक मटर के दाने के बराबर होता है, एक पी साइज़ होता है, मटर के दाने के बराबर इसका साइज़ होता है। और ये जो है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जितने भी हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनके फंक्शंस को ये जो है ये कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इट टेक्स अ मैच्योरेशन पीरियड ऑफ ब्लैंक मंथ्स फॉर द चाइल्ड टू टेक हिज फर्स्ट स्टेप इन वॉकिंग। बच्चा अपना पहला कदम ब्लैंक माह की आयु में चलना सीखता है। तो इसका सही आंसर होगा 10 to 12। एक बच्चा जो है वो 10 से 12 महीने का जब हो जाता है तो वो अपना पहला कदम जो है वो चलना सीखता है। इसके अलावा जो है जो बच्चा अपना पहला वर्ड जो है वो बोलना सीखता है 12 से लेके 18 मंथ्स के बीच में जो है वो बोलना सीखता है। जनरली जो है 12 मंथ से अब जब बच्चा हो जाता है, 1 साल का जब हो जाता है, तो वो अपने वर्ड्स को जो है वो बोलना शुरू कर देता है, छोटे छोटे वर्ड्स को बोलना शुरू कर देता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो जब बच्चा 8 या 9 महीने का हो जाता है तो वो आपके पूरे साइंस को, जितने वर्ड्स होते हैं उनको इमिटेट करने की ट्राई करने लग पड़ता है, लेकिन बोलता वो कब है? जब वो 1 साल का हो जाता है। इसके अलावा जो है बच्चा जो है जब वो 6 महीने का हो जाता है तो वो अपने हाथ पैर को पलटना या क्रॉलिंग करने की ट्राई करता है, अपने बैक को बिल्कुल पलटना। और जब वो 9 महीने का हो जाता है तब वो बिल्कुल क्रॉलिंग करना शुरू कर देता है। क्रॉलिंग का मतलब जो रेंगना, जैसे बच्चे जनरली रेंगते हैं, तो जब बच्चा 9 महीने का हो जाता है तो वो क्रॉलिंग शुरू कर देता है और 10 से 12 महीने के बीच में जो है वो अपना पहला स्टेप लेना शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट पर्सन टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स इन क्लासिकल कंडीशनिंग वाज, प्राचीन अनुबंधन में प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति का क्या नाम था? सबसे पहले इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेवलोव। इनका पूरा नाम इवान पेवलोव है, रशियन है, साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जो है वो डॉग के ऊपर किया था, कुत्ते के ऊपर किया था। और कब इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था? 1904 में। 1904 में जो है इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जनरली ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट होता है, बहुत बार आपके एग्जाम्स में रिपीट हुआ, या तो डायरेक्टली ऐसे आता है या ये आता है कि क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी किसने दी थी? इवान पेवलोव ने। कहाँ के साइकोलॉजिस्ट थे? रशियन थे। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जो वो किस पे किया? डॉग पे किया। नेक्स्ट आता है आपका,
पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया? थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि हमने कल भी इसको डिस्कस करा था। बी.एफ. स्किनर ने जो है वो ये थ्योरी दी है। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इन्होंने दी है, रीइंफोर्समेंट की थ्योरी इन्हीं की है। ठीक है, ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, मैंने आपको कल भी बताया था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। आप इसको जो है ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन भी बहुत जो है वो रिपीट होता है, आपको बहुत बार रिपीट हुआ है। इन दो क्वेश्चंस को आप, एक मैंने पेवलोव वाला बताया, एक स्किनर वाला बताया, इन क्वेश्चंस को अपने माइंड में बिठा लें, क्योंकि ये क्वेश्चन दोनों में से क्वेश्चन जो है वो आता ही आता है। पेवलोव ने अपना एक्सपेरिमेंट कुत्ते पे किया था, स्किनर ने जो है वो चूहे पे अपना जो है एक्सपेरिमेंट किया था। नेक्स्ट आता है आपका इंक ब्लॉट टेस्ट वाज यूज्ड। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इंक ब्लॉट टेस्ट जो है वो आपके रोशाक ने किया था। इनका पूरा नाम था हरमन रोशाक, और इन्होंने ये टेस्ट जो है वो 1921 में किया था। ये जो आपका इंक ब्लॉक टेस्ट है, ये जनरली जो है वो आपका पर्सनैलिटी मापने के लिए, पर्सनैलिटी का मापन जो है इंक ब्लॉक टेस्ट के द्वारा किया जाता है। आपको कुछ कार्ड्स दिखाए जाते हैं, उनमें कुछ स्याही के धब्बे लगे होते हैं जिनमें अलग अलग इमेजेस बनी होती हैं, और ये एक्सपेरिमेंटर जो है, जो एक्सपेरिमेंट करने वाला है, वो टारगेट पर्सन को, जिसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसको वो कार्ड्स दिखाता है, और जो उस पर्सन को उस कार्ड में एज अ इमेज दिखता है, उसी के बेस पे जो उसकी पर्सनैलिटी को डिफाइन किया जाता है, उसकी पर्सनैलिटी को जो है वो उसकी पर्सनैलिटी का निर्धारण किया जाता है। ये जो आपके हरमन रोशाक थे, ये स्विट्ज़रलैंड के थे, स्विट्ज़रलैंड के ज्यूरिक के रहने वाले थे, स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। और जो है ये जो इनका इंक ब्लॉक टेस्ट है, ये क्लिनिकली यूज़ किया जाता है साइकोपैथोलॉजी को डायग्नोज करने के लिए। इम्पॉर्टेंट टर्म है साइकोपैथोलॉजी। ये क्वेश्चन भी बनता है आपका कि साइकोपैथोलॉजी को टेस्ट करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है। इंक ब्लॉक टेस्ट, इंक ब्लॉक टेस्ट आपका, या जो है क्लिनिकली यूज्ड मेथड कौन सा है साइको पैथोलॉजी को टेस्ट करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए? इंक ब्लॉक टेस्ट, इंक ब्लॉक टेस्ट। अब आपका क्वेश्चन उठता है कि साइकोपैथोलॉजी किसे बोलते हैं? साइकोपैथोलॉजी जो है वो आपके मेंटल डिसऑर्डर्स की साइंटिफिक स्टडी है। एक बार फिर से सुन लीजिए, साइकोपैथोलॉजी जो है वो आपकी मेंटल डिसऑर्डर्स की साइंटिफिक स्टडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। द फर्स्ट स्टेज ऑफ नीड अकॉर्डिंग टू मैस्लो इज। मैस्लो के अकॉर्डिंग जो है नीड की, हायरार्की ऑफ नीड्स की फर्स्ट स्टेज क्या है? मैंने आपको कल भी बताया था। मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स में 5 लेयर्स हैं, 5 स्टेप्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार ये रिपीट होता है। आपके सामने है कि एक पेपर में दो तरह से एग्जामिनर ने पूछा हुआ, एक फिफ्थ स्टेज पूछी थी, एक फर्स्ट स्टेज पूछी थी। फिफ्थ स्टेज जो है उसका नाम दिया था, और उसमें ये पूछा था कि ये जो है किसकी थ्योरी में से है, किसने इसका जो है प्रतिपादन किया था। और दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया है कि फर्स्ट स्टेज जो है वो कौन सी है, तो फर्स्ट स्टेज है फिजियोलॉजिकल, शारीरिक आवश्यकता जिसको हम बोलते हैं। तो ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, इन क्वेश्चन को सिर्फ सुनिएगा मत, कॉपी पेन लेके नोट डाउन करते चलिएगा जो भी मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्योंकि यहीं से आपके जो है वो क्वेश्चन रिपीट होंगे। अगर आप इस सीरीज़ को पूरा ध्यान से देखते हैं तो मैं इतना श्योर करता हूँ कि 23 टू 25 मार्क्स, मिनिमम 23 टू 25 मार्क के क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पे आएंगे, यहाँ से आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। IQ, बुद्धि लब्धि जो है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है? डायरेक्टली पूछा गया है, MA/CA इंटू 100, MA मेंटल एज अपॉन CA क्रॉनिकल एज इंटू 100। ये आपको ऐसे पूछा जा सकता है, आपको मेंटल एज दी होगी, आपसे क्रॉनिकल एज निकालने के लिए पूछी गई होगी, तो आपको IQ दिया होगा। इसके ऊपर जो है मैं आपको 2-3 एक्सपेरिमेंट सॉल्व करके दिखाऊंगा, तब आपको जो है ज़्यादा अच्छे से आप जो है वो समझेंगे। ये जब हम कल नेक्स्ट पेपर डिस्कस करेंगे तो उसमें जो है वो मैं आपको डिटेल में करवा दूंगा, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा संवेदी माध्यम नहीं है? विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ सेंसरी चैनल? देखिए एग्जामिनर ने घुमाया हुआ है, आपको सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, विजन, हियरिंग, टच एंड मेमोरी। क्लियरली इसका आंसर मेमोरी है। कैसे? हमारे 5 मेन सेंसेस हैं, कौन कौन से? आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। तो एग्जामिनर ने यहाँ पे ऐसे पूछा हुआ है, विजन उसने दिया है तो विजन रिलेटेड है आइज से। हीरिंग उन्होंने यहाँ पे दे रखी है, तो हीरिंग रिलेटेड है ईयर से, कानों के द्वारा हम सुनते हैं। टच आपका स्किन से है, क्योंकि हमारी स्किन पे जब कोई टच करता है तभी हमें पता चलता है। तो इसका सीधा सा आंसर होगा कि मेमोरी जो है वो सेंसरी चैनल नहीं है। इसके अलावा ये तीनों जो हैं ये सेंसरी ऑर्गन्स है, सेंसरी चैनल्स हैं।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिसीजन मेकिंग इज अ काइंड ऑफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निर्णय लेना एक प्रकार का क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, समस्या समाधान है। कैसे? मान लीजिए आपने कहीं जाना है, सडनली बारिश लगती है, तो आप सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। आपके सामने एक प्रॉब्लम खड़ी होगी, ठीक है, आप एक डिसीजन पे पहुंचते हैं। या तो आप सोचते हैं कि नहीं कुछ भी हो जाए मुझे जाना है, या फिर आप सोचते हैं कि नहीं चलो जब बारिश रुकेगी मैं तब जाऊंगा या तब जाऊंगी। तो अल्टीमेटली जो है उस सिचुएशन से, उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए आपने एक डिसीजन लिया। आपने एक डिसाइड किया कि या तो बारिश हो रही है, ठीक है मैं छाता लूँगा या लूँगी, मैं चला जाऊँगा, या जब बारिश रुक जाएगी मैं उसके बाद जाऊँगा। तो अल्टीमेटली जो आपके सामने प्रॉब्लम थी आपने उसको सॉल्व कर लिया। तो जो आपकी डिसीजन मेकिंग है वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर है। नेक्स्ट आता है आपके सामने क्वेश्चन है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड्स बिकॉज दे सेक्रिकेट देयर हॉर्मोन्स। अंतस्रावी ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथियां कहा जाता है क्योंकि वे हार्मोन्स स्रावित करती हैं। ये जो अपने हार्मोन्स हैं उनको सेक्रेट करती हैं डायरेक्टली इनटू ब्लड। इनको क्यों बोला जाता है, इनको जो है वो डक्टलेस ग्लैंड क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो है ये डायरेक्टली जो है ब्लड में जो है वो अपने हॉर्मोन्स को स्रावित करती हैं। इसके अलावा जो है आपका क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम हो सकता है, डक्टलेस जो वर्ड है उसका मीनिंग है ट्यूबलेस। आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि अनदर नेम फॉर डक्टलेस ग्लैंड्स इज, तो वहाँ पे लिखा होगा ट्यूबलेस। तो जो ट्यूबलेस या नलिका विहीन जो है वो आपने आंखें बंद करके जो वो डायरेक्टली टिक कर देना है। क्योंकि आपको मैंने बताया डक्टलेस का मतलब होता है ट्यूबलेस। या आपको ऐसे बोला जा सकता है कि ट्यूबलेस ग्लैंड जो है वो किसे बोला जाता है, तो वो बोला जाता है आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स को। अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं हम, और डिटेल में समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जो हमारे वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट कौन से होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्टिब्रेट वो एनिमल होते हैं या उन लिविंग क्रिएचर्स को हम बोल सकते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है। जिनमें आपकी रीढ़ की हड्डी होती है उनको वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। उनमें जो है हाइपोथैलेमस होता है जो सारे एंडोक्राइन सिस्टम का कंट्रोल सेंटर होता है। हाइपोथैलेमस जो होता है वो सारे के सारे आपके जो आपका जितने सारे के सारे जो एंडोक्राइन सिस्टम है, आपका जितना टोटली एंडोक्राइन सिस्टम है उसका कंट्रोल सेंटर होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हाइपोथैलेमस क्या है। हाइपोथैलेमस जो है वो आपका ब्रेन का एक पार्ट है। एक बार फिर से सुनिए, जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें हाइपोथैलेमस होता है। हर वर्टिब्रेट में जो रीढ़ की हड्डी वाला क्रिएचर होगा उसमें एक हाइपोथैलेमस होगा जो सारे के सारे एंडोक्राइन सिस्टम को जो है वो कंट्रोल सेंटर होगा। इस सारे के सारे एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करेगा। एंडोक्राइन सिस्टम को आपका ट्यूबलेस ग्लैंड क्यों बोला जाता है, क्योंकि डायरेक्टली ब्लड में अपने हॉर्मोन्स को सेक्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू बंडूरा अ चाइल्ड लर्न्स, बंडूरा ने जो अपनी थ्योरी दी है उसमें उन्होंने बोला है कि चाइल्ड, एक बच्चा जो है वो कैसे सीखता है, तो बच्चा सीखता है इमिटेशन के द्वारा। इनका पूरा नाम था अल्बर्ट बंडूरा। कनाडा, जो कनाडा है वहाँ इनका बर्थ हुआ था, लेकिन इन्होंने जो अपना प्रोफेशनल करियर जितना इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए वो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं अमेरिका में। तो इनको जो है अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जो है वो बोला जाता है। इन्होंने जो थ्योरी ऑफ लर्निंग दी थी वो इन्होंने दी थी लर्निंग थ्रू इमिटेशन, अनुकरण के द्वारा जो है वो इन्होंने बोला था कि बच्चा ज़्यादा सीखता है, बच्चा नकल के द्वारा किसी को इमिटेट करके जो वो सबसे ज़्यादा सीखता है। नेक्स्ट आता है आपका द एवरेज आई क्यू ऑफ अ पर्सन। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्जाम में रिपीट होता है कि एवरेज आई क्यू किसी पर्सन का क्या रहता है, तो एवरेज आई क्यू रहता है 90 टू 110। अब मैं इसको आपको डिटेल में समझाने के लिए इसका एक चार्ट आपको दिखाता हूँ। देखिए आपकी स्क्रीन पे एक चार्ट आपको दिख रहा है। इसमें आपको क्लियरली दिख रहा है कि जिनका आईक्यू लेवल 140 से अबव होता है उनको जीनियस की कैटेगरी में रखा जाता है। 120 टू 140 जो है सुपीरियर, 110 टू 120 अबव एवरेज, 90 टू 110 एवरेज, 80 टू 90 फीबल माइंडेड मंदबुद्धि जिसको बोला जाता है, 70 टू 80 डल क्षीण बुद्धि, 50 टू 70 मूर्ख या मोरॉन, 25 टू 50 मूड बुद्धि के इनको बोला जाता है, इम्बेसाइल बोला जाता है। 25 से कम जो है वो इडियट या जड़ बुद्धि बोला जाता है। इस जो आईक्यू की क्लासिफिकेशन चार्ट है इसको आप ड्रॉ कर लें अपनी कॉपीज़ में, इसको रिमेंबर करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, यहाँ से हर बार जो है वो आपका एक क्वेश्चन जो है वो फ्रेम होता ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, हु प्रोपाउंडेड द कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो आपको ये पता है, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ लिया है। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी थी वो जीन पियाजे ने दी थी।
इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। जीन पियाजे ने दी। जो ये जीन पियाजे हैं, ये स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने बेसिकली जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, बहुत फेमस थ्योरी है। इनको स्पेशली जाना जाता है इनके काम के लिए, जो इन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर काम किया है। इन्होंने बच्चों की परसेप्शन को बहुत अच्छे से समझा और उसके ऊपर जो है इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी। 4 मेन स्टेजेस हैं इनकी इस थ्योरी में। पहली है आपकी सेंसरी मोटर स्टेज। इसमें इन्होंने बोला है कि 0 to 2 ईयर्स तक का बच्चा जो है वो सेंसरी मोटर स्टेज में आता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है वो आपकी 2 to 7 ईयर्स की है। इसको इन्होंने अर्ली चाइल्डहुड का नाम भी दिया है। आपको क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज कौन सी होती है, कितने से कितने साल तक होती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 to 11 ईयर्स। इसको जो है वो लेट चाइल्डहुड की स्टेज भी बोला जाता है। नेक्स्ट आता है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 11 to 18 ईयर्स। अडल्टहुड स्टेज भी बोला जाता है इसको, या अडोलोसेंस स्टेज भी बोला जाता है। और जो सेंसरी मोटर स्टेज है इसको इन्फेंसी स्टेज आपका बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, जो आपके क्रिएटिव पीपल होते हैं वो ये क्वेश्चन पूछता है कि वो कैसे सोचते हैं। तो इसका सही आंसर होगा डाइवर्जेंट, बहुविध। आपको जो है इंग्लिश के ऑप्शन पढ़ के जो है थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। कन्वर्जेंट या पॉजिटिव, आपका माइंड ये आपको ये इंडिकेशन देगा कि नहीं यार, जो क्रिएटिव पीपल हैं वो पॉजिटिव वे से सोचते हैं। लेकिन नहीं, आपने जो है वो एक बार हिंदी के ऑप्शन होंगे उनके ऊपर जो है नज़र जो है वो एक बार मार लेनी है। इसमें आपको डाइवर्जेंट का मीनिंग है बहुविध। बहुविध से आपको सीधे सीधे ये पता चल रहा है कि बहुत एक चीज़ के ऊपर बहुत तरह से सोचते हैं। सकारात्मक का मतलब हुआ कि मान लीजिए मेरे पास एक प्रॉब्लम है, मेरे सामने एक प्रॉब्लम है, तो मैं उसके ऊपर जो है एक पॉजिटिव वे में सोचूंगा। सिर्फ एक ही साइड सोचूंगा लेकिन पॉजिटिव वे में सोचूंगा। लेकिन जो क्रिएटिव पीपल होंगे वो एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरीके सोचेंगे, कम से कम 4-5 तरीके सोचेंगे। तो वो आपका जो है वो डाइवर्जेंट वे हुआ। तो इसलिए जो है आपने जो क्वेश्चन को रीड करना है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में रीड करना है और उसको ढंग से समझना है। उसके बाद जो है उसका आंसर देना है। नेक्स्ट आता है आपका द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट इज। तो आपका जो है जब आप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं तो इसका जो फर्स्ट मेन स्टेप होता है वो होता है फॉर्मिंग अ हाइपोथेसिस। एक परिकल्पना का निर्माण किया आपने, जो है वो एक्सपेरिमेंट कैसे करना है पूरा उसका आउटलाइन एक बनाने को हाइपोथेसिस बोला जाता है। फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस उसको बोला जाता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 27, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है। द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी वाज फॉर्मली एस्टेब्लिश्ड इन। ये लिप्जिग में आपकी जो है बनाई गई थी मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला। इसको बनाने का श्रेय जो है वो जर्मनी के एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, विलहेलम वुंट। विलहेलम वुंट नाम याद रखिएगा। विलहेलम वुंट जो है उनको जाता है, उन्होंने जो है लिप्जिग, जर्मनी के लिप्जिग में पहली जो साइकोलॉजी की लेबोरेटरी थी उसकी स्थापना की थी। और ये इन्होंने स्थापना की थी 1879 में, 1879 में इन्होंने इस लेबोरेटरी को बनाया था। क्वेश्चन आपको ऐसे भी आता है कि जो पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला है उसके फाउंडर कौन है, विलहेलम वुंट। और इनको जो है एक तरह से फादर ऑफ साइकोलॉजी भी बोला जाता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 28, जीन्स वर्क इन। तो जीन्स जो है वो हमेशा पेयर्स में, जोड़े में काम करते हैं। जीन्स के थ्रू ही हमारे गुण जो है वो डिफाइन होते हैं। जैसे हेयर कलर हमारा कैसा होगा, स्किन कलर कैसा होगा, आई कलर कैसा होगा, हाइट कितनी होगी, कैसी होगी। अब इसको मैं डिटेल में डिफाइन करता हूँ। हमारे गुण कैसे डिफाइन होते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं तो 95% केसेस में ये होता है कि जैसे अगर हमारे पेरेंट्स के हेयर का कलर ब्लैक है या किसी के हेयर का कलर वाइट है, तो आगे बच्चे का कलर, हेयर कलर भी जो है वो वाइट होगा, या आई कलर जो है उसी के बेस पे जो है वो डिफाइन होता है। जो ये जीन्स हैं वो माता पिता से अपनी संतानों तक जो है वो पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। टीएटी किसके द्वारा बनाया गया था। टीएटी, सबसे पहले हम टीएटी की फुल फॉर्म जान लेते हैं। टीएटी की फुल फॉर्म है थीमेटिक अपर्सेप्शन टेस्ट। आपको ऐसे भी आ सकता है कि टीएटी की फुल फॉर्म बताइए, तो आपने याद रखना है थीमेटिक अपर्सेप्शन टेस्ट।
ये जो है वो आपके हेनरी मुरे ने बनाया था। हेनरी मुरे ने डिज़ाइन किया था, लेकिन इन्होंने अकेले ये डिज़ाइन नहीं किया था। इन्होंने डिज़ाइन किया था 1935 में। इन्होंने जो है ये डिज़ाइन किया था किसके साथ मिलके? क्रिस्टीना डी मॉर्गन। याद रखिएगा, क्रिस्टीना डी मॉर्गन। हेनरी मुरे ने क्रिस्टीना डी मॉर्गन के साथ मिलके जो है वो आपका टीएटी टेस्ट डिज़ाइन किया था। ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे दोनों ही, और इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो है वो ये टेस्ट डिज़ाइन किया था। ये टेस्ट भी जो है वो आपका पर्सनैलिटी मेज़र करने का टेस्ट है। इस टेस्ट के थ्रू जो है वो किसी की पर्सनैलिटी जो है वो मापी जाती है। और सबसे ज़्यादा जो है क्लिनिकल जो लेबोरेटरीज़ होती हैं वहाँ पर्सनैलिटी मापने के लिए जो है सबसे ज़्यादा इस टेस्ट का यूज़ किया जाता है, टीएटी थीमेटिक अपर्सेप्शन टेस्ट का। इस टेस्ट में एग्जामिनर जो है वो एक कार्ड की उसके पास एक कार्ड की सीरीज़ रहती है। वो पेशेंट को या जो टारगेट पर्सन होता है उसको एक कार्ड की सीरीज़ जो है वो दिखाता है, और आंसर के बेस पे जो है पर्सनैलिटी डिटरमाइन की जाती है। इस टेस्ट को एक और नाम से जाना जाता है, ध्यान से सुनिएगा, पिक्चर इंटरप्रिटेशन टेक्निक। पिक्चर इंटरप्रिटेशन टेक्निक भी बोला जाता है और थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट भी बोला जाता है। तो अगर आपको क्वेश्चन ये आए कि पिक्चर इंटरप्रिटेशन टेक्निक किसने जो है वो प्रोपाउंड की थी, किसने प्रतिपादन किया था इस टेक्निक का, तो आपने डायरेक्टली आंसर लगाना है हेनरी मुरे या क्रिस्टीना डी मॉर्गन होगा, तब भी आपने वो आंसर लगा देना है। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पे इसका जो है वो प्रतिपादन किया था, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। हमारा आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। व्यवहार में अपेक्षाकृत खालिस्तान परिवर्तन को सीखना कहते हैं। स्थायी परिवर्तन, ये आपकी डायरेक्ट डेफिनेशन है। रिलेटिव परमानेंट चेंज इन बिहेवियर इज कॉल्ड लर्निंग। लर्निंग किसे बोलते हैं? रिलेटिव परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। तो गाइस, हमारी आज की जो साइकोलॉजी की सीरीज़ है, आज के जो क्वेश्चंस हैं 20 क्वेश्चन टारगेट पूरा होता है यहाँ पे मैं इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो मेरे साथी चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपको जो है नोटिफिकेशन लेटेस्ट वीडियो की मिलती रहे। कल भी हम इसी टाइम मिलने की कोशिश करेंगे। मेरी ट्राई रहेगी कि मैं कल जो है मिनिमम 15 to 20 क्वेश्चन और फ्रेम करूं। बाकी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।